हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी PYQ MCQ सीरीज में। तो आपको जैसे कि पता ही है, हमने पेपर 1 UGC नेट के लिए हमने PYQ प्रैक्टिसेस के लिए क्वेश्चन सीरीज चला रखी है, जो कि हमने पिछले आए गए कुछ क्वेश्चंस में से उठाए हुए क्वेश्चंस है, जिनके हम प्रैक्टिस करा रहे हैं डेली 8 बजे से। तो आइए जल्दी से आप अपनी तैयारी को देखते हैं, किस टाइप से कर रहे हैं, क्या आप आंसर दे पाते हैं या नहीं पाते। आ जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विजुअल एथनोग्राफी इज लोकेटेड इन अ, कौन से एनवायरमेंट में जो हम बात करते हैं एथनोग्राफी, वर्चुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल एथनोग्राफी किस में लोकेटेड है? नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इनमें से कौन से एनवायरनमेंट में वो लोकेटेड है, बताइए। देखिए, ये तो बहुत इजी आपने क्रैक कर लिया होगा कि जब हम बात करते हैं वर्चुअल की, ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल, जो कि रियल में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे अभी, तो एनवायरनमेंट तो होगा नहीं क्योंकि वर्चुअल है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल भी नहीं है, इकोनॉमिक, ये कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है टेक्निकल। टेक्निकल एनवायरनमेंट में आपकी जो वर्चुअल एथनोग्राफी है, एथनोग्राफी का मीनिंग आप समझते हैं, बिहेवियर को रीड करना, बिहेवियर पैटर्न को रीड करना एनवायरनमेंट में, उस चीज को बोलते हैं हम एथनोग्राफी, ठीक है। तो आइए, आप तक हमने सोचा कि आप अच्छे से कर रहे होंगे इसको क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Which of the following are advantages of content analysis? It is a transparent research method, non-reactive, flexible method that does not need a coding material, methods that is free of any kind of framework. तो इसमें से कौन कौन से है जिसके एडवांटेज है, बताइए। जल्दी से बताइए, सोचिए। कंटेंट एनालिसिस के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, बताइए, आप खुद बताइए। तो अब तक तो क्रैक कर ही लिया होगा। हाँ, इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे, लेकिन आप इसमें से देख सकते हैं कौन कौन सा होगा जो कंटेंट एनालिसिस की बात कर रहा है। तो हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड। एक तो क्या होता है ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, मतलब आपका जो कंटेंट है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, किसी भी मिसलीड की वजह से उसमें कोई भी प्रकार की एकदम हेट्रोजीनियस या फिर ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वो चेंज हो सके या उसके अंदर बायसनेस हो सके, ठीक है। बी होगा आपका नेक्स्ट, क्योंकि नॉन रिएक्टिव मेथड यूज करेंगे, ओके। देन सी फ्लेक्सिबल मेथड, ताकि आप इन्वायरमेंट की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं या डायनामिक इन्वायरमेंट है या किसी कारण की वजह से आपको चेंज करना पड़े कंटेंट में, तो आप इजीली कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपका सही आंसर है ए, बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a drawing that charts the relationships among ideas is known as, ये हमने पहले भी कर रखा है, फर्स्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। a drawing that charts the relationship amongst idea, मतलब जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं, ठीक है। ये आइडिया दिया, सपोज कोई आइडिया दे रखा है आपने, सपोज हमें एक बिल्डिंग बनानी है, ओके। हाँ, माना ये बिल्डिंग केक जैसी ज्यादा लग रही है,
चलो फैक्ट्री ले लेते हैं। अगर फैक्ट्री हमें बनानी है तो इसके रिगार्डिंग कई टाइप के आपके पास आइडियाज होंगे कि फैक्ट्री कौन कौन सी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से आएंगी, उसके फाइनेंस कहाँ से करेंगे, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, ये जितने भी आइडियाज है, ठीक है, ये अलग अलग आइडियाज है इससे रिलेटेड, उसको अगर हम लोग रिलेशनशिप पे कन्वर्ट करें, मतलब उन सबका कनेक्टिविटी बना के हम लोग ये फैक्ट्री बनाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉन्सेप्ट मैप, एपिसोडिक मेमोरी या एम्बॉडीड कॉग्निशन? बताइए, अब तक तो आपने कर लिया होगा जी। कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप में आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को क्या करते हो? लिंक करते हो और उसमें से कोई एक चीज को आप कहां तक ले जाते हो? एक रिलायबल और एक मीनिंगफुल टॉपिक और मीनिंगफुल सिचुएशन या सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हो, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट आइडियाज का नेटवर्क बनता है इसमें, और उसकी वजह से आप क्या करते हो? एक आइडिया जो इनमें से है उनको कनेक्टिविटी करते हुए एक आइडिया उसमें से निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड ऑफ टीचर इन द क्लासरूम दैट इम्पैक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन? कौन सा एटीट्यूड है जो टीचर के मतलब जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड ऑफ टीचर मतलब इसकी बात कर रहा है, ये वाला कौन से इसमें से डोमेन में आएगा? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ये अफेक्टिव है, ओके, अफेक्टिव या साइकोमोटर? जी आपको ये तो अच्छे से पता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। देखिए, एक होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है आपका अफेक्टिव, तीसरा होता है साइकोमोटर। ये तीन डोमेन चलते हैं आपके ब्लूम्स के, ठीक है। इसके अंदर कॉग्निटिव जो होता है वो थिंकिंग से रिलेटेड होता है, थिंकिंग, इसे हम बोलते हैं ब्रेन, ठीक है, हम ब्रेन से रिलेट करते हैं। अफेक्ट को हम लोग फीलिंग से रिलेट करते हैं, फीलिंग्स, ओके, इसे हम लोग हार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्ट, ओके, हार्ट। नेक्स्ट है साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब हैंड, जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो, प्रैक्टिकली कर रहे हो किसी चीज को, साइकोमोटर। तो इनमें से एटीट्यूड किसमें से आएगा? आपको क्या लगता है? एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ योर बिहेवियर, तो बिहेवियर का पार्ट आपका आता है अफेक्टिव डोमेन में, सो द करेक्ट आंसर विल बी द अफेक्टिव डोमेन, या फिर अफेक्टिव आपका आंसर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why should a student not be punished severely? इनमें से कौन सा है कि हमें बच्चों को कड़ी से कड़ी मतलब कठिन सजा नहीं देनी चाहिए? नॉर्मल दे सकते हो कि अगर कोई बच्चा क्लास में आप डिस्टर्ब कर रहा है या फिर किसी कारणवश डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, लर्निंग पे फोकस नहीं है, तो इनमें से कौन सा दे सकते हैं जो, और डू नॉट, स्टूडेंट नॉट बी पनिश, कौन सा नहीं देना चाहिए इसमें से? नॉट, ही शी मे लीव द इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन अनदर, नहीं, he she may quarrel with the teacher, parents of students may complain about the teacher, or the student may develop a negative attitude towards his her studies, teachers and institute. देखिए, अगर आप किसी बच्चों को सीवियरली पनिश करेंगे तो वो बच्चा उस चीज से क्या करेगा? दूर जाने लगेगा, ठीक है, उसको पढ़ाई से भी नफरत हो जाएगी कि इस चीज की वजह से इसको ज्यादा पनिशमेंट दी है। जैसे किसी किसी बच्चों के मन में डर हो जाता है कि मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, ये सब चीज होगी, तो वो सीवियरली डर जाता है। आपने देखे कई सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये जो होता है, हमें क्या होता है? ये नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होता है। तो इस वजह से हमको इतना सीवियरली पनिश नहीं करना चाहिए कि बच्चा उसको दिल पे लेके बैठ जाए और उसको हेट ही हो जाए, ठीक है। तो फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इज अ टीचर सेंट्रिक? टीचर सेंट्रिक मतलब शिक्षक केंद्रीय। कौन सा इसमें से टीचिंग लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका टीचर सेंट्रिक है? टीचर मतलब जब टीचर सेंट्रिक की बात करते हैं हम, तो टीचर क्या होता है इसमें? एक्टिव मोड में होता है, वेरी गुड। और स्टूडेंट होता है पैसिव मोड में, जिसके अंदर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बहुत लीस्ट मतलब सुना भी नहीं जाता, और जिसमें टीचर का पार्टिसिपेशन हाईएस्ट होता है।
टीचर ही एक लीडिंग कैरेक्टर होता है, हर चीज में गाइडिंग वगैरह हर चीज स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, तो वो होता है टीचर सेंट्रिक। ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहा है चॉक एंड टॉक, सेकंड बोल रहा है केस स्टडीज डिस्कशन, जो हम केस स्टडीज पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक्टिविटी बेस्ड या फील्ड वर्क। देखिए जो चॉक एंड टॉक है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, टीचर जब लेक्चर लेते हैं तो सिर्फ चॉक और टॉक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर है चॉक एंड टॉक, जिसमें बच्चों को लीस्ट से लीस्ट पार्टिसिपेशन मिलती है स्टूडेंट्स को। Which of the following types of learners learn with the help of flow charts और diagram? देखिए आपने देखा होगा स्कूलों में ऐसे कई सारे चार्ट्स लगे होते हैं, देखा होगा ना, बिल्कुल देखा होगा, वहां पे चार्ट्स लगे होंगे या काउंटिंग के लगे होंगे, या आपने साइंस क्लासेस में देखा है एक अलग ही मॉडल पढ़ा होता है, ये सारी चीजें पढ़ी होती है, डायग्राम्स बना रखे होते हैं अलग अलग आपके फंक्शनिंग के, आपके बॉडी पार्ट्स के। तो ये सारी चीजें किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, टेक्टाइल, टेक्टाइल तो टंग्स आपका नहीं होगा, फिर विजुअल, ऑडिटरी या रूट। सी आप क्या करते हो, इनको डायग्राम और चार्ट को लर्न कैसे करते हो, या किसके थ्रू आप करते हो, कौन सा सेंस यूज करते हो, ऑब्वियसली आईज, तो विजुअल आपका होगा सही आंसर। बाकी ऑडिटरी इसको सुन तो सकते नहीं हो, आप आईज बंद कर दो, क्या आप सुन सकोगे, बिल्कुल नहीं, तो दैट इज थिंग। रूट तो कुछ होता ही नहीं, रूट तो लर्निंग होती है, जब आप रट्टाफिकेशन करते हो, रटते हो किसी चीज को अपने मेमोराइज के लिए, रिटेन करने के लिए, तो उस चीज को बोलते हैं रूट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। With respect to telecommunication, which of the following forms of communication are synchronous? देखो synchronous मतलब रियल टाइम के बेसिस पे जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, जब कम्युनिकेट कर रहे हो कि आगे आपके साथ आपका आंसर भी मिल रहा है फटाफट से, और उसी समय एट ए टाइम हो रहा है, रियल टाइम। अभी जैसे मैं लाइव हूँ आपके सामने, राइट, यूट्यूब पे आप लाइव देख रहे हो मुझे, तो क्या चीज है ये आपका है सिंक्रोनस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप है ना एक ही टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो इसका सही आंसर क्या है बताइए, क्या ईमेल में कर सकते हो, नहीं, एसिंक्रोनस। इंस्टाग्राम पोस्ट, नो। ब्लॉगिंग, टेलीफोन, यस, और मर्जर एंड इंस्टॉल इंस्टेंट मैसेजिंग, जी आपका डी और ई करेक्ट आंसर है, जिसमें इमीडिएट कन्वर्सेशन हो रही है, ब्लॉगिंग कुछ नहीं होता। ब्लॉगिंग में आपका क्या होता है, कोई ब्लॉग बना के डाल देते वीडियो, उसमें कन्वर्सेशन नहीं चल रही होती है। ठीक है, रियल टाइम में आप इंटरवेट नहीं कर सकते हो या इंटरमीट नहीं कर सकते हो, सारी बातें नहीं कर सकते हो एक टाइम पे, आप इंट्रीगेशन नहीं कर सकते हो, तो ये तीनों तो नहीं होगा। ये दोनों आपका इसलिए करेक्ट है कि इस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, फीडबैक प्रॉपर मिलेगा कम्युनिकेशन में, और आप सेम टाइम पे बात कर पाओगे, ठीक है, इंटरेक्ट कर पाओगे सेम टाइम पे। इनमें सेम टाइम पे नहीं कर पाओगे, रियल टाइम में कर पाओगे। ये क्या है, ये तीनों जो है ये आपका असिमेट्रिक सिंक्रोनमस का पार्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए होता तो ये आपका करेक्ट आंसर होता, पर ए नहीं है। नेक्स्ट, you have been instructed to install additional RAM into a computer by your teacher. Identify the correct order. अच्छा, आपको इसमें क्या करना है, ऑर्डर को देखना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। पढ़िए इसको, इंस्टॉल रैम, फिर आपका सेकंड है आइसोलेट कंप्यूटर फ्रॉम पावर सप्लाई, फिर आपका नेक्स्ट है कनेक्ट एंटी स्टैटिक स्टेप टू रिस्ट। जी इसमें से कौन सा होगा बताइए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप कैसे स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे रैम को। ठीक है, देखिए आइसोलेट कंप्यूटर फ्रॉम द पावर सप्लाई, ये होगा फर्स्ट। ठीक है, फिर आपका कनेक्ट एंटी स्टैटिक स्टेप्स टू द रिस्ट, फिर इंस्टॉल करोगे लास्ट में रैम। तो आपका जो सही आंसर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये आपको देखने को मिल रहा है फोर्थ में, बी, सी और ए। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब तक आपने बना लिया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट करें ताकि हम उसे वापस रिपीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, programs that come into a computer system discussed as something else
called. इसका मतलब ये है कि कोई अगर आपके कंप्यूटर में कोई और फाइल बनके दूसरे नाम से आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाती है, कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम लोग कुछ और डाउनलोड कर रहे होते हैं, कोई और फाइल डाउनलोड हो जाती है, देखते हो आप, है ना? तो वो चीज कौन सी होती है, इनमें से कौन सा वायरस है, आई मीन इनमें से कौन सा वो है जो आपको रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से, जो कोई और नाम लेके किसी और नाम में डाउनलोड हो जाता है? बताइए। सी, वायरस तो होगा नहीं, ये आपको पता है डैमेज करता है, ठीक है, वेब बग भी नहीं होगा और ज़ॉम्बीज भी नहीं होगा। सो फर्स्ट इज योर ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्सेस होता है जो दूसरे नाम से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और फिर फाइल्स को खराब करना स्टार्ट करता है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल फिर से मिलेंगे हम सेम टाइमिंग में 8 से 8 बजे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यू के साथ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग अपने यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा श्रीजी स्टडी सेंटर्स लाया है आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स जो कि आपको कम रेट में मिल रहा है 5899 में। आप कम आइए, कोर्सेस को अवेल कीजिए प्ले स्टोर से। हमारे यहाँ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है पूरे कोर्स के साथ। यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर प्रेजेंट इन द ऐप एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच। फिर से हम मिलेंगे कल इसी समय पे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम सॉल्व करेंगे अपने डाउट्स भी और क्लियर करेंगे अपना नेट जेआरएफ। थैंक यू।